ठीक है, तो थोड़ा पीछे से हम बताएंगे अभी। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट्स के लिए आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है जो डिसाइड करता है कि क्या एग्रीड साइंटिफिक नाम होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है। उसी तरह एनिमल्स के लिए जो है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये डिसाइड करता है कि क्या साइंटिफिक नाम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बताए हैं वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया कौन था? कैरोलस लीनियस नाम का एक साइंटिस्ट। ठीक है। खासियत क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की? कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहले को हम लोग जेनेरिक नेम बोलते हैं या जीनस, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज का नाम। ठीक है। जैसे आपकी किताब में मैंजीफेरा इंडिका करके दिया हुआ है, तो जो मैंजीफेरा है वो जेनेरिक नेम हुआ, और इंडिका जो हो गया वो स्पेसिफिक स्पीसीज का नेम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो बायोलॉजिकल नेम हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखते हैं वो लैटिन में होगा या तो फिर लैटिनाइज्ड होगा। ठीक है, मतलब डिराइव फ्रॉम लैटिन, और वो आइटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, जो फर्स्ट वर्ड है आपका बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस है, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्पीशीज का नाम रहेगा। तीसरा जो की पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बायोलॉजिकल नाम को लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए कंप्यूटराइज्ड है, प्रिंटेड है, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ आइटैलिक्स। लेकिन जब अगर हम हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन होता है, तो हम क्या करेंगे, उनको सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, ये मैंजीफेरा लिखा हुआ है और उसको हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है आपका जीनस का, वो कैपिटल लेटर होता है। जैसे मैंजीफेरा का यहाँ क्या है, एम कैपिटल है। उसी तरह जब स्पेसिफिक एपिथेट का आप लिखते हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। जैसे इंडिका का यहाँ पे देखिए आई स्मॉल है। ठीक है, तो एम कैपिटल होगा क्योंकि वो जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। पांचवा की पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि कभी कभार हम लोग ऑथर का भी नाम देते हैं। तो जब आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिख लिया, जैसे मान लीजिए मैंजीफेरा इंडिका लिख लिया, तो अब ये किस आदमी ने या किस ऑथर ने सबसे पहले इसको नामकरण किया होगा, तो हम लोग उसका भी नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया इसका नाम, इस मैंजीफेरा इंडिका का नाम लीनियस ने दिया है, तो हम उसको लिखेंगे LINN। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड इट इज अब्रिविएटेड। तो लीनियस हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, लिन लिखेंगे। ठीक है, तो ऑथर का नाम ऐसा है। और यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि मैंजीफेरा इंडिका इटैलिसाइज्ड है, बट दिस इज नॉट इटैलिसाइज्ड, मतलब इसको हम अंडरलाइन नहीं करते। ठीक है, तो ऑथर नेम इज नॉट अंडरलाइन, ओनली द जीनस एंड स्पीसीज नेम इज अंडरलाइन। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस क्या है वो हमने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब जो हमको आंख से दिख रहा है या जो हमको आभास होता है, उस आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर देते हैं ताकि जिसको भी समझना हो आसानी से समझ जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको पता होता है कि किस बुक शेल्फ में कौन सी किताबें मिलेंगी, मतलब 11th का किताब कहाँ मिलेगा, 12th का कहाँ मिलेगा, 10th का कहाँ मिलेगा, मैगजीन्स कहाँ मिलेंगे, उसके बाद कॉमिक्स कहाँ मिलेगा। तो यू नो इट कि किस जगह पे रखा हुआ है ताकि आप आसानी से उसके बारे में समझ जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था टैक्सा। तो टैक्सा एक
वो रिप्रेजेंटेशन है। कहने का मतलब जब भी हम हायरार्किकल लेवल पे बात करते हैं तो ये एक साइंटिफिक टर्म है जो कि हम किसी भी कैटेगरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया अगर हमने आपको बोला कि एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ठीक है, तब आपको पता है एनिमल सबसे ऊपर है, उसके एनिमल्स के नीचे आपके मैमल्स आएंगे, और मैमल्स के अंदर आपको डॉग्स आएगा, क्योंकि बहुत सारे मैमल्स होते हैं, उसमें से एक टैक्स आपका डॉग है। तो एट एवरी हायरार्किकल लेवल पे जो साइंटिफिक कैटेगरी है उसको हम टैक्सा कह सकते हैं। ठीक है। तो एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स यू कैन रिप्रेजेंट साइंटिफिक कैटेगरीज एज टैक्सा। तो ये है टैक्सा का डेफिनेशन। ठीक है। अब आती है बात टैक्सोनॉमी की। ठीक है। तो हमने डिफरेंट टैक्सा, डिफरेंट साइंटिफिक कैटेगरीज में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्लासिफाई किया। तो जब इस पूरे प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। अब इस टैक्सोनॉमी में कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, जैसे कि आप जो क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्या चीज को देख के करिएगा क्लासिफाई। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है। हाँ। फिर उसका इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। और भी अगर इन डेप्थ आपको डिटेल्स चाहिए तो आप उसका सेल्यूलर एनालिसिस कीजिएगा, उसका सेल स्ट्रक्चर स्टडी कीजिएगा। उसके बाद उसका जो एम्ब्रियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। उसके बाद वो उसका इकोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है, मतलब कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, नेबर के साथ क्या रिलेशनशिप है, कहने का मतलब हैबिटेट क्या है और निश क्या है, मतलब फंक्शन क्या है उसका इकोलॉजी में। ये सारी जानकारी आप इकट्ठा करते हो और फिर आप क्लासिफाई करते हो ऑर्गेनिजम्स को। जब इतना ब्रॉड बेस्ड रिसर्च होता है क्लासिफिकेशन के पहले, तब हम उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। तो आज के हिसाब से जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज है उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो यहां एक चीज आपको लिखा हुआ है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको नीट वाला लोग पूछता है, तो आपको इसको याद रखना होगा कि what processes are basic to taxonomy. तो first is characterization, then identification, classification और nomenclature। ठीक है। अब बात एक और आती है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, वो उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हुआ करता था। तो पहले के जमाना में बहुत ज्यादा नीड्स नहीं था। तो अर्ली डेज में जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हुआ करते थे, वो जो प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। तो नीड्स क्या चीज हो सकता है, फूड का, क्लोथिंग का, शेल्टर का। तो जो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, जो भी वो यूज करते होंगे डे टू डे लाइफ में, उसको वो क्लासिफाई किया। बाकी जो उनके काम का नहीं था उसको क्लासिफाई करने का दरकार नहीं था उनको। सिंपल है। अब धीरे धीरे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स एडवांस होते गए और ह्यूमन बींग्स को लगा कि नहीं, हमको अपना नीड बेस्ड अप्रोच से भी ऊपर जाना चाहिए, तब वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना लगा, जिनसे उनको डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं था, उसको भी वो स्टडी करने लगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है। उसका भी डाइवर्सिटी स्टडी करने लगे कि वो कैसा बिहेव करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है। और फिर आपस में इन ऑर्गेनिजम्स का क्या इंटर रिलेशनशिप्स है। ठीक है। तो जब हम टैक्सोनॉमी को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ जोड़ते हैं, तब जो एक ब्रॉड बेस्ड डिसिप्लिन उभर के सामने आता है उसको हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो दिस वर्ड सिस्टमैटिक्स इज अ लैटिन वर्ड, सिस्टेमा से बना हुआ है, मतलब कि सिस्टमैटिक लर्निंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स या अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये शब्द जो है लीनियस ने निकाला, और पहली बात है उसने अपनी एक किताब भी लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी नाम का। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछता है कि who wrote this book Systema Naturae. So you have to understand this. The Systema Naturae was written by Carolus Linnaeus। ठीक है। तो अब सिस्टेमेटिक्स में बेसिकली आया क्या,
तो सिस्टेमेटिक्स में आपका टैक्सोनॉमी भी आया, प्लस आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिजम्स का आपस में होता है, ठीक है, ओवर टाइम स्केल, ठीक है, ओवर ज्योग्राफिकल रीजन्स, उस सारी चीजों को जब आप मर्ज करके स्टडी करते हो तो उसको हम लोग सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी तक कोई डाउट है? ये रिवीजन था परसों का। अभी कोई डाउट है अभी तक? यस और नो? हेलो? ओके, जब कोई डाउट नहीं है तो वी देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बोले कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह आप यहाँ कैटेगरी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस but it involves hierarchy of steps in which each step represents a category or rank, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक स्टेप में आप चीजों को क्लासिफाई नहीं कर सकते, आप उसको स्टेप बाय स्टेप क्लासिफाई। ठीक उसी तरह आप इमेजिन कीजिए कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो आप देखते हो आप पहली सीढ़ी पे चढ़ते हो, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते हो, तीसरी चढ़ते हो, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस टाइप से आप चढ़ते हो। तो यहाँ जो हर एक जो स्टेप है वो टैक्सोनॉमी में रैंक या कैटेगरी कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, आप सीढ़ी इमेजिन कीजिए कि मान लिया आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन हुआ, यहाँ पे भी आपके पास सीढ़ियां हैं, और ये जो हर एक सीढ़ी है इसको हम लोग कैटेगरी या रैंक कहेंगे, ठीक है। तो ईच ऑफ दीज स्टेप्स विल बी रेफर टू एज रैंक और कैटेगरी। ये पहला अंडरस्टैंडिंग। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy. अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल स्टेप्स की हमने बात किया, तो ये टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, ठीक है। और ये जब टोटल जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका टैक्सोनोमिक हायरार्की कहलाता है। तो दो चीज है यहाँ पे समझने का। आप जो यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ये जो सीढ़ी है क्लासिफिकेशन का, इसको हम लोग बोलेंगे टैक्सोनोमिक कैटेगरी। और जब सारी सीढ़ियों को एक साथ इमेजिन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सोनोमिक कैटेगरी। तो दो पॉइंट है, ईच इंडिविजुअल स्टेप ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज रेफर टू एज taxonomic category, and all the categories together when understood will be referred to as taxonomic hierarchy. So each category referred to as unit of classification in fact represents a rank or taxon. तो ये टैक्सा आपको पहले भी बताया गया। यहाँ पे जो आपको इंडिविजुअल जो सीढ़ियां दिख रही हैं, ठीक है, तो ये जो साइंटिफिक कैटेगरी आपको मिल रहा है हर एक स्टेप पे, इसी को हम लोग रैंक या फिर टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज रैंक और टैक्सॉन। तो दो पॉइंट है आपके पास यहाँ पे समझने को, रैंक और टैक्सॉन, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ईच कैटेगरी इज रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये है क्या बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली है क्या? आपका टैक्सॉन है। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सॉन। ये आपका पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, जो कि काफी कॉमन है और आपको बार बार ये लोग पूछते हैं। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताइए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक आपको समझ में आया रैंक क्या है, टैक्सॉन क्या है, कैटेगरी क्या है, ठीक है। सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। So insects represent a group of organisms sharing common features like three pairs of jointed legs. अब यहाँ पे अब आपको समझना है कि जब हम इंसेक्ट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि इनका थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब है जब भी हम इंसेक्ट के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले ध्यान में हमारा यही आएगा, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, तो एक एक मेंटल पिक्चर डेवलप होता है हमारा जब भी हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं। So it means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category। ठीक है, तो अब इस आधार पे हम इसको कह सकते हैं कि अब ये रिकॉग्नाइज हो सकता है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज हो सकता है, एक मेंटल पिक्चर है आपके पास, रिकॉग्नाइज हो सकता है, तो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि वो एक रैंक या कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, so can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represents a unit of classification। तो ये सारी जो चीजें हैं, रैंक, टैक्सॉन, कैटेगरी, ये सब एक ही चीजें हैं जो कि अलग अलग वर्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये बेसिकली इनका अगर डेफिनेशन अगर आप समझिएगा ये है क्या, तो आप इसको बोल सकते हैं कि टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन जब आप उसको फर्दर एक्सपैंड कीजिएगा, सो दीज टैक्सोनोमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। ठीक है, एंड दे आर नॉट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना है यहाँ पे। कहने का मतलब है जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं, जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं या फिर मैमल्स की बात करते हैं या फिर डॉग्स की बात करते हैं, तो आपके दिमाग, आपका जो मेंटल पिक्चर वो क्रिएट हो जाता है कि डॉग्स है तो कैसा दिखता है, क्या कैरेक्टर, इंसेक्ट्स है तो कैसा दिखता होगा, मैमल्स है तो कैसा दिखता होगा, फॉक्स है तो कैसा दिखता होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो कैटेगरी है, ग्रुप है, रैंक है, टैक्सॉन है, ये एक्चुअली में डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज है, लिविंग एंटिटीज। ठीक है, और दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो आपको समझना है, दे आर नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। कहने का मतलब आप इसको कुछ फिजिकल फीचर्स के आधार पर कैटेगराइज किए हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स बोला गया 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, तो अगर आप हम बोलेंगे कुत्ता के बारे में तो डॉग्स, तो डॉग्स का हम बोलेंगे कि हाँ एक पूंछ होता है। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी, आप 4 पैर होता है। ठीक है, 2 कान होता है। तो आप कहने का मतलब वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, बायोलॉजिकल एंटिटी है, मतलब लिविंग एंटिटी है। तो जो भी हम लोग ये रैंक या टैक्सॉन या कैटेगरी की बात हम करते हैं, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, वो क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। हेलो, हेलो, ओके, समझ में नहीं आया, ओके ठीक है। देखिए, पहला चीज आपको समझना है टैक्सोनॉमिक हियरार्की। इमेजिन कीजिए कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, 7 सीढ़ी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ी है। ठीक है, ये हर एक जो सीढ़ी है एक टैक्सॉन या रैंक रिप्रेजेंट करेगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, इस टाइप से आप अपने दिमाग में रखिए। तो ये जो सीढ़ी है आप इमेजिन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में उस सीढ़ी को हम कैटेगरी बोल सकते हैं, रैंक बोल सकते हैं, टैक्सॉन बोल सकते हैं। कहने का मतलब और फर्दर उसको समझना है, तो ये जो हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी है या रैंक है या टैक्सॉन है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट क्लासिफिकेशन का। कहने का मतलब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि वो उसका अपना एक डिस्टिंक्ट मतलब एग्जिस्टेंस है, मतलब दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी। और हम उसको जिस फिजिकल या फिर केमिकल एट्रीब्यूट या बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट से उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम फीचर्स एनकोड किए कि हाँ डॉग्स आर लाइक दिस, फॉक्सेस आर लाइक दिस, तो वो अ, सिर्फ उसके बारे में आपको नहीं समझना है। तो दे आर नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जो दिख रहा है उसके अलावा वो एक्चुअली में लिविंग एंटिटी है। तो हर एक पॉइंट पे ये जो हर एक सीढ़ियां हैं, ये लाइफ को इनकोड करती है। ठीक है, जैसे मान लिया आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में दिया था एनिमल्स, एनिमल्स में आता है आपका मैमल्स, मैमल्स में आपका आता है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आप जब ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचते हो तो ह्यूमन बींग्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। लेकिन हम
अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे? दो पैर होता है, दो हाथ होता है, दो आंख होता है, एक नाक होता है, दो कान होता है, ठीक है, सर पे बाल होता है, शरीर पे बाल हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट हमारे के बारे में हम सोच रहे होते हैं, एक मेंटल पिक्चर क्रिएट होता है हमारा। लेकिन वो सिर्फ मेंटल पिक्चर नहीं है, वो एक्चुअली में बायोलॉजिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एग्जिस्ट करता है। मतलब जब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स इज अ कैटेगरी, रैंक और टैक्सॉन, तो इट एग्जिस्ट, ठीक है, लिविंग एग्जिस्टेंस है उसका। जब हम बोलते हैं एनिमल्स, तो एनिमल्स का एक लिविंग एग्जिस्टेंस है। जब हम बोलते हैं मैमल्स, तो मैमल्स का एक लिविंग एग्जिस्टेंस होता है। यहाँ दो चीज है जो आपको समझने का है, ठीक है, दो चीज, वही चीज है समझने का। ये जो टैक्सॉन है, इनका अपना बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस होता है, बायोलॉजिकल एंटिटी है, बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस मतलब लिविंग एग्जिस्टेंस है। हाँ? और इनको जब हम लोग इमेजरी डेवलप करते हैं, इमेजरी जब डेवलप करते हैं, तो वो सर्टन या सम फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो है उसको हम लोग ध्यान में रख के मेंटल इमेज बनाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो दो चीजें यहां समझनी है। जब आप रैंक, टैक्सॉन या कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं, तो दो चीज है, दे आर एक्चुअली लिविंग एंटिटीज, so they are biological entities. And second point, they are not just mental imagery of some certain physical or morphological attributes. बस दो चीज यहां पे समझना है। समझ में आई बात? यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। So taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट्स। मतलब फाइलम इन एनिमल्स बोलेंगे, डिवीजन इन प्लांट्स उसको लिखते हैं। उसके बाद होता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और स्पीसीज। तो जब आप टोटल काउंट कीजिएगा इन कैटेगरीज को, तो आप देखेंगे किंगडम एक हुआ, फाइलम दो हुआ, क्लास तीन हुआ, ऑर्डर चार, फैमिली पांच, जीनस छह और स्पीसीज सात। तो ये सीढ़ियां हैं, मतलब सबसे नीचे सीढ़ी पे क्या आता है आपका? स्पीशीज आता है। बहुत सारे स्पीशीज मिलके क्या बनाएंगे? जीनस बनाएंगे। बहुत सारे जीनस किस में रहेंगे? फैमिली में रहेंगे। बहुत सारे फैमिली किस में रहेंगे? ऑर्डर में रहेंगे। बहुत सारे ऑर्डर किस में रहेंगे? क्लास में रहेगा। बहुत सारे क्लासेस किस में रहेगा? मान लीजिए अगर एनिमेलिया का बात करते हैं तो फाइलम कहलाएगा। अब बहुत सारा फाइलम आपका रहेगा इंक्लूडेड इन किंगडम विच इज एनिमेलिया, ठीक है। दो तरह के आपके होंगे, किंगडम, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो अब एनिमल का जब हम बात करेंगे तो उसका सात सीढ़ी हो गया। ऊपर से नीचे आइएगा तो किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। तो ये क्या है? आपके कैटेगरीज। So all organisms including those in the plant and animal kingdoms have species as the lowest category. सबसे नीचे यहाँ पे क्या है आपका? स्पीशीज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे नीचे आपका क्या है यहाँ पे? स्पीशीज। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है नीट वाला लोग, इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट कैटेगरी? और आपको चार ठो ऑप्शन दे देगा इन सातों में से। अब आपको ऑर्डर पता रहेगा तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लिया हमने एक क्वेश्चन दे दिया किंगडम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सबसे लोएस्ट कौन सा है? तो फैमिली होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपको देंगे, ठीक है। जब हम सातों को कंसीडर करते हैं तब स्पीशीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है। इसके ऊपर कौन सा कैटेगरी होगा? तो जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, या फिर किंगडम विच इज द टॉप मोस्ट, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि टैक्सोनॉमिकल साइंटिस्ट लोग सोचता है, जो पढ़ते हैं कि भैया हमारे पास कैटेगरी तो है, लेकिन हम कैटेगरी में किसको डालेंगे, ठीक है, कैसे डालेंगे, ठीक है। कुत्ता को कहाँ डालेंगे, बिल्ली को कहाँ डालेंगे, हनी बी को कहाँ डालेंगे, ठीक है, अलगी को कहाँ डालेंगे। तो ये प्रॉब्लम आता है, सोचता है आदमी। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला चीज जो उस समय के अर्ली साइंटिस्ट सोचे थे
वो था कि आखिर जो ऑर्गेनिज्म है या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनको आप एक कैटेगरी में डाल रहे हो, उनका कैरेक्टर नोट कीजिए और देखिए कि कितनी समानताएं हैं उनकी कैरेक्टर्स। मीन्स कॉमनैलिटी कितना है, मतलब सिमिलैरिटीज कितना है, डिसिमिलैरिटीज कितना है। ठीक है, तो उसके आधार पे आप कैटेगरी में उनको प्लेस कीजिएगा। So this helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as other kind of organisms. तो कहने का मतलब है बेसिकली आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना सिमिलर है और कितना डिसिमिलर है। तो जब आप सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कर लेते हो, तब उसके बाद आपको एक आकलन मिल जाता है, मेजरमेंट मिल जाता है, और आप उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी असाइन कर सकते हो। ठीक है, कि इसको हमको इस कैटेगरी में डालना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको चीज याद रखनी है वो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स आपको याद रहना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रिलेटेड नॉट रिलेटेड, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच आर सिमिलर और डिसिमिलर अमंग देम। तो आप लिस्ट करोगे, हाँ भैया चलो ये चार पैर है, इसमें भी चार पैर है, इसमें भी चार पैर है, इसका भी दो आंख है, इसका भी दो आंख है, इसका भी दो कान है, इसका भी दो कान है। इस टाइप से आप एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार किया गया होगा जब भी बनाया गया होगा, और उस हिसाब से उन लोगों ने एनिमल्स को एनिमल्स कहा होगा। ठीक है, तो एक एनिमल, जब आप एनिमल सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये सब पिक्चर आता है। तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार करने के बाद ही ये डिसीजन लिया गया होगा कि इस कैटेगरी में इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सातों टैक्सॉन है, जो रैंक है, कैटेगरी है, उसको एक एक करके हमको समझना है। और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली exactly किस तरह का साइंटिफिक अरेंजमेंट जो अर्ली टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने अडॉप्ट किया होगा। जैसे लोएस्ट कैटेगरी आपको बताया गया स्पीशीज है। So taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities at a species। तो हम आपको पहले भी बताए थे पहले दिन कि स्पीशीज का मतलब, बायोलॉजिकल स्पीशीज जो एर्नस्ट मायर का डेफिनेशन था वो ये था कि a group of organisms, a group of individuals or population of individuals which can interbreed and reproduce। ठीक है, तो स्पीशीज का बायोलॉजिकल डेफिनेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर वो इंटरब्रीड कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। ठीक है, सो इसका इसका मतलब ये भी है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। कहने का मतलब है एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बहुत, अगर दो स्पीशीज हाईली क्लोजली रिलेटेड हैं उनको भी आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा जो कि आप मार्क आउट करते हो। ठीक है, पहली बात मार्क आउट करते हो। जैसे कि मान लिया यहां पे एग्जांपल दिया है आपका मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, सोलानम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो है, पैंथेरा लियो जो कि लायन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीनों नाम है, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये स्पीसीज जिन रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको बताया गया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो पहला वाला कंपोनेंट होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम मैंजीफेरा इंडिका की बात कर रहे हैं तो इंडिका क्या हुआ? स्पीशीज हुआ। उसी तरह जब सोलैनम निग्रम या सोलैनम ट्यूबरोसम की बात करते हैं तो निग्रम और ट्यूबरोसम क्या होगा? स्पीशीज होगा। उसी तरह जब हम पैंथेरा लियो की बात करते हैं तो लियो जो होगा वो स्पीशीज होगा। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड्स मैंजीफेरा, सोलैनम एंड पैंथेरा अर्जिनीरा, ये बात मैंने अभी आपको बताया। एंड दे रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्स और कैटेगरी। तो ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी होता है वो स्पीशीज होता है, और स्पीशीज के ऊपर का जो सीढ़ी होता है, जो रैंक होता है या कैटेगरी होता है या टैक्सॉन होता है, उसको हम लोग जेनेरिक नेम बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हो रही है मैंजीफेरा इंडिका में, तो इंडिका इज द स्पीशीज विच इज लो कैटेगरी,
लो रैंक का है। मैंजीफेरा उससे ऊपर कैटेगरी, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स जीनस। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बात समझना है कि एक जीनस में स्पीसीज हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। कहने का मतलब है जीनस में बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं और उन स्पीशीज में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आपने कैटेगराइज किया होगा, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज अवश्य होंगे। ठीक है, तो वो लिस्ट में आपको, एग्जॉस्टिव लिस्ट में आपको चेक किया होगा जिन लोगों ने भी ये बनाया होगा, तो कुछ सिमिलैरिटीज होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा डिसिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल पैंथीरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रीज। ठीक है, अब जैसे पैंथीरा लियो है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लायन। टाइगर, तो वो हो गया पैंथीरा टिग्रीज। तो ये जो टिग्रीस है एक दूसरा स्पीशीज है, बट दे बिलोंग टू द सेम जीनस पैंथेरा। तो कहने का मतलब है एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकते हैं। उसी तरह जैसे यहाँ पे सोलैनम दिया हुआ, तो सोलैनम इज अ जीनस नेम। ठीक है, और इसके अंदर काफी स्पीशीज आ सकते हैं, जैसे कि आपका ट्यूबरोसम हो गया, निग्रम हो गया, मेलॉन्जिना हो गया। तो देयर कुड बी मेनी स्पीशीज विद इन अ जीनस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस। तो आपका यहाँ पे होमोसेपियंस, तो होमो आपका जीनस है, सेपियंस आपका स्पीशीज है। ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, साइंटिफिक नाम जो ह्यूमन बीइंग का है वो होमोसेपियंस बोलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको समझना यही है कि जब भी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो जीनस और स्पीशीज लिखते हैं, और एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकते हैं, और इन स्पीशीज में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ समानताएं अवश्य दिखने को मिलेंगी। ठीक उसी तरह जैसे कि मान लिया अगर आप बाघ, चीता, इस टाइप से बाघ या फिर शेर आप ले रहे हैं, इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो दोनों का जीनस पैंथेरा है, और दोनों में सिमिलैरिटीज भी आपको काफी दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, एक टिग्रिस है, दूसरा लियो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग क्या रखना है इस पूरे 1.3.1 स्पीशीज वाले पैराग्राफ से। ठीक है, कि अ जीनस कैन हैव many species containing different organisms, and within the genus there could be many morphological similarities also। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम सीढ़ियां ऊपर चलते हैं जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो सिमिलैरिटीज क्या होगा, घटते चला जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आता है, तो ये लोएस्ट कैटेगरी था आपका स्पीशीज। अब आप बताइए कि आपको स्पीशीज समझ में आया कि नहीं, ये कैटेगरी समझ में आई कि नहीं, स्पीशीज, यस और नो? ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जीनस। तो बहुत आसान है। अब आप सोचो, जब आप स्पीशीज समझ गए तो इसके ऊपर एक सीढ़ी चढ़िएगा तो उसको हम लोग जीनस बोलते हैं। कहने का मतलब जीनस में बहुत सारे स्पीशीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले ही सेंटेंस आपको लिखा हुआ है, जीनस कॉम्प्राइजेस a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। कहने का मतलब एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज हैं, ठीक है, और इनमें आपको काफी कैरेक्टर जो हैं सिमिलर मिलेंगे दूसरे जीनेरा से। मतलब आप दो जीनेरा को कंपेयर कीजिएगा तो सिमिलैरिटी अलग हो जाएगी, मतलब घट जाएगा। बट अगर एक ही जीनस में अगर आप 5 स्पीसीज को कंपेयर करते हो, उनका कैरेक्टर्स को स्टडी करते हो, तो आप पाओगे कि बहुत सारा कॉमन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यही चीज यहां कहता है, we can say that genera are aggregates of closely related species। तो अगर आपसे प्रैक्टिकल बायोलॉजी में टीचर्स कभी कोई पूछता है कि जीनीरा का मतलब क्या है, तो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन कि दे आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये तीनों अलग अलग स्पीशीज है। ठीक है, लेकिन तीनों किसको बिलोंग करते हैं,
जीनस सोलानम को। पोटैटो अलग है, टोमेटो अलग है, ब्रिंजल अलग है, ठीक है, लेकिन उनका जीनस जो है वो एक ही है, सोलानम। उसी तरह अगर आप देखेंगे लायन, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, ये तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है, लेकिन वो एक जीनस पैंथेरा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब चूंकि एक जीनस में तीन स्पीसीज मान लिया आपने पढ़ा, लायन, लेपर्ड, टाइगर, तो इन तीनों में आपको बहुत सारी चीजें ना कॉमन मिलेंगी, लेकिन जब आप दूसरा जीनस से इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपको बहुत सारी असमानताएं भी देखने को मिलेंगी। ठीक उसी तरह जैसे कि मान लिया हमने पैंथेरा को कंपेयर किया जीनस फेलिस के साथ, फेलिस जिसमें मतलब कैट्स, ठीक है, कैट्स वाली जो फैमिली है, ठीक है, तो ये जब इनको दो अलग अलग जीनीरा को कंपेयर करोगे यार, तो फिर क्या होगा आपका, उनमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो घट जाएंगे। बस यहाँ पे यही चीज आपको समझना है। जिनीरा हम यहाँ पे लिख दिया, जिनीरा वन, जिनीरा टू, ठीक है। अब इस जिनीरा वन में आपके पास मान लिया स्पीशीज वन, कॉमा टू, कॉमा थ्री, तीन स्पीशीज हैं, इन तीनों में काफी सिमिलैरिटीज होगी, काफी सिमिलैरिटीज होगी, तो मैं डबल टिक कर देता हूं, मीन्स दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब हमने क्या किया, जीनस ही चेंज कर दिया, जीनीरा टू कर दिया अब मैंने इसको, ठीक है। अब जीनीरा टू कर दिया और इसमें मान लिया कि इसमें भी आपका तीन स्पीसीज हैं, स्पीसीज वन टू थ्री है, टू थ्री। अब क्या होता है जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये आपस आपस में इनमें भी काफी सिमिलैरिटीज रहेगा, तो डबल टिक कर दिया। लेकिन जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो डबल एरो से हम दिखा दे रहे हैं कि जब हम जिनीरा वन और जिनीरा टू को कंपेयर करते हैं तो सिमिलैरिटीज जो है वो घट जाती है, तो हम एक टिक कर रहे हैं, ठीक है। एक टिक का मतलब है कम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज मौजूद है, दो टिक का दो, ट्रिपल टिक मार दिया मतलब बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज, बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो यहाँ यही आपको जीनस का मतलब समझना है। जीनस आर बेसिकली एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बट व्हेन यू कंपेयर टू डिफरेंट जीनस देन ऑब्वियसली टू अकाउंट, ठीक है। अब आप बताइए यस और नो, जीनस समझ में आया कि नहीं? जीनस, यस और नो? ओके, जब जीनस समझ में आ गया तो अब आप तीसरी सीढ़ी चढ़िए। तीसरी सीढ़ी पे आपको, क्लासिफिकेशन की तीसरी सीढ़ी पे आपको मिलता है नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो फैमिली। तो अब जैसे आपने कहा था कि जीनस इज एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो हम फैमिली को भी कह सकते हैं फैमिली इज एन एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, ठीक है, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। मतलब हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, जैसे जैसे आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ते जाओगे सिमिलैरिटीज जो है ना वो घटती चली जाएंगी, ठीक है। सो विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, तो स्पीसीज में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, जीनस में चढ़े सिमिलैरिटीज घटा, फैमिली पे एक सीढ़ी और चढ़ के आप फैमिली पे पहुंचे, सिमिलैरिटीज और घटेगा। तो जैसे जैसे आप क्लासिफिकेशन की सीढ़ियां चढ़ती चढ़ते जाओगे जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज है वो घटता चला जाएगा। सो फैमिलीज दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक है। तो जब आप प्लांट स्पीसीज को स्टडी करते हैं तो वहां पे आपको दो चीजों से समझना है, एक तो आप उसको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आप स्टडी करते हो, दूसरा आप उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स स्टडी करते हो, और उस आधार पे जो बॉटेनिस्ट थे उन लोगों ने फैमिली को कैरेक्टराइज किया है, ठीक है। So among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia, and Datura, are placed in the family Solanaceae. अब यहाँ पे सोलानेसी कोई फैमिली है, उसमें आपको अलग अलग जीनीरा प्लेस किया गया, हाँ, तो उसका अकाउंटिंग कैसे लिया उन लोगों ने, वेजिटेटिव फीचर्स स्टडी किया होगा, रिप्रोडक्शन कैसे करता है वो देखा होगा, और फिर इन तीनों जीनीरा सोलानम, पेटूनिया और दतुरा को सोलानेसी में रख दिया। उसी तरह जब आप एनिमल्स की बात करते हो तो एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए पैंथीरा जीनस है, तो पैंथीरा जीनस में भी आपने देखा लियो भी है, पार्डस भी है, टिग्रस भी है, मतलब शेर, बाघ, चीता तीनों उसमें मौजूद हैं, ठीक है। अब उसी तरह मान लीजिए कैट्स, तो फेलिस आपका है, तो उसको आपने फैमिली फेलिडी में रखा है, ठीक है। तो यहां पे अब आपको समझना है कि फैमिली फेलिडी है, ठीक है। अब इस फैमिली फेलिडी में आपने जीनस फेलिस को भी रखा हुआ है और
पैंथीरा को भी रखा हुआ है। ठीक है। तो सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज सम डिफरेंसेस। अगर आप कुत्ता बिल्ली को एक साथ रख के देखिएगा कि क्या चीज उसमें समान दिख रहा है क्या असमान दिख रहा है, तो आप इजिली नोट डाउन कर सकते हैं कि सिमिलैरिटीज ये है, डिसिमिलैरिटीज ये है। तो उस हिसाब से आप उनको फैमिलीज अलग अलॉट कर दोगे। सो दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज। तो एक को आपने फेलिडी में डाल दिया कैट फैमिली, और दूसरा डॉग को आपने कैंसिडी में डाल दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको यही चीज समझना है फैमिली में कि इट इज एन एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनिरा, और इनमें जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होती है वो विद कंपेयर, जब कंपेयर करते हैं आप जीनस और स्पीसीज के संदर्भ में, तो वो घटता चला जाता है। ठीक है। तो जो क्लोजली रिलेटेड जीनिरा है उनको आप क्या करेंगे, एक फैमिली में डाल देंगे। ठीक है। अब जैसे कुत्ता बिल्ली है तो उसको आप अलग अलग फैमिली में डालेंगे। ठीक है। अब जैसे कि बिल्ली और बाघ और ये सब हैं तो उनको आप एक फैमिली में डालेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है काफी अच्छा काम करना पड़, काफी एग्जॉस्टिव काम रहा होगा ये, जब ये लोग इस तरह का सेग्रीगेशन और क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे। ठीक है। अब आप बताइए कि आपको फैमिली समझ में आया कि नहीं। हेलो। फैमिली, फैमिली समझ में नहीं आया। फैमिली समझ में नहीं आया। फैमिली आपको समझना है सीढ़ी, समझिए सीढ़ी। बस मैंने ये कहा ये स्पीशीज है तो ऐसे डिनोट करता हूँ। ये सीढ़ी से आपने ऊपर चढ़ा, इसको हम लोग जीनीरा बोलते हैं। ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ा तो इसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप जो सिमिलैरिटीज होंगी, जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्लेस करेंगे इस रैंक पे, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अब इस जीनीरा में हम क्या करेंगे, बहुत सारे स्पीसीज होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने स्पीसीज, मान लेते हैं 4 स्पीसीज है एक जीनीरा में, तो हमने 4 स्पीसीज लिख दिया। ठीक है। समझ में आई बात। अब अगर दो जीनेरा अलग अलग कंपेयर करेंगे, जी1 जी2 कंपेयर करेंगे, तो दोनों में अगेन सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज आप नोट कर सकते हैं, तो थोड़ी डिसिमिलैरिटीज बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर विद इन द सेम जीनीरा अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेम रहेगा। अब इसी तरह से एक स्टेप और ऊपर जब फैमिली जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारा जीनीरा हो सकता है। ठीक है। हम यहाँ मान लिया 3 जीनीरा लिख दिए, एक फैमिली मौजूद है। ठीक है। जैसे फैमिली सोलानेसी में आपने सोलाना, पेटूनिया, डटूरा, तो 3 जीनीरा। अब आप समझो फैमिली में ये 3 जीनेरा है, इस जीनीरा के अंदर आपके स्पीशीज हो सकते हैं। ठीक है। इस पे स्पीशीज हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज जो आप स्टडी कर रहे हैं ओवरऑल, वो घटता चला जाएगा। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको ये लोएस्ट रैंक पे मिलेगा यहाँ पे, और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज घट रहा है आपका। ठीक है। आप कहने का मतलब है कि जब सिमिलैरिटीज बहुत है ही नहीं, डिसिमिलैरिटीज ज्यादा हो जा रहे हैं, तब आप उसको क्या करोगे, 2 अलग अलग फैमिली अलॉट कर दोगे। ठीक है। तो इस तरीके से वो अलॉटमेंट होता है फैमिलीज का। समझ में आई बात। यस और नो। तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं, जो भी किया होगा वो किया होगा, उस आधार पे वो स्पीसीज में डाला है, जीनस बनाया, फिर फैमिली में डाला, फिर फैमिली से ऊपर जब आप जाइएगा, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको, यस और नो। हेलो। 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 कनेक्टेड हो कि नहीं, यस और नो। हेलो। फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। ठीक है। एक सिंपल वे में। बट यहां जब क्लासिफिकेशन की बात आप कर रहे हो,
तो आप उसको परिवार की तरह ही ट्रीट करो। अब उस परिवार के कितने सदस्य उसमें डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो जो सदस्य है उसको हम लोग बोलते हैं जीनीरा, ठीक है। अब उस जीनीरा में भी बहुत सारे स्पीसीज आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको उसको रैंक के टर्म में समझना है। और जो अलॉटमेंट होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स का, सिमिलैरिटीज का लिस्ट आप तैयार करते हो, डिसिमिलैरिटीज का लिस्ट तैयार करते हो। और अगर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं तो आप उनको एक फैमिली में रख सकते हो, ठीक है। यही चीज है। तो आपने अगर मान लीजिए जिनीरा आपने लिया है, G1 G2 G3, उनमें सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, तो आप उसको एक फैमिली में रख दोगे। अगर मान लीजिए कंप्लीटली अलग डिसिमिलैरिटीज ज्यादा हो जा रहे हैं तो आपको उनको अलग फैमिली अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कुत्ता और बिल्ली का दिया हुआ है, कैट और डॉग का। तो जब आप उनका सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज का लिस्ट को क्रिएट करते हो और कंपेयर करते हो तो आप पाते हो कि उनमें डिफरेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको उनको दूसरा फैमिली में अलॉट करना पड़ेगा। इसीलिए कैट को आप फेलिडी फैमिली में डाल देते हैं, डॉग को कैंसिडी फैमिली में डाल देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज का जो लिस्ट आप तैयार करते हो, उस आधार पे आप डिसाइड करोगे कि ऑर्गेनिज्म का फैमिली आपको कहाँ रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब अगेन यहां पे आपको यही चीज समझना है कि जब हम स्पीशीज का बात कर रहे थे तब तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। जब हम जीनस की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज आ गए। और जब हम फैमिली की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे जीनस आ गए, ठीक है। तो बहुत सारे जीनस आ गए तो बहुत सारा स्पीशीज भी है उसमें, ठीक है। तो ब्रॉड होता चला जा रहा है, चीज ब्रॉड होता चला जा रहा है। समझ में आई बात? ओके। तो ये था फैमिली। अब जब फैमिली के ऊपर आप सीढ़ी चढ़ोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। So you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters। यही मैं बार बार बोल रहा हूं, number of similar characters ये डिसाइड करता है कि आप उसको क्या अलॉटमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार करते हो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का। So generally order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters। अब यहाँ पे ये एक सेंटेंस है जो कि आपको एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज दे आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। एंड ऑर्डर, और ऑर्डर के ऊपर आपका क्लास, फाइलम और किंगडम, जो हायर टैक्सोनॉमिक रैंक और कैटेगरीज हैं, दे आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इसको आपको समझना होगा। सो ऑर्डर इज अ हायर कैटेगरी, और इस ऑर्डर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे फैमिलीज मिलेंगे। और हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि जैसे जैसे आप क्लासिफिकेशन की सीढ़ियां चढ़ोगे तो नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो, सिमिलर कैरेक्टर्स, वो घटता चला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, क्योंकि सिमिलैरिटी घटता चला जा रहा है। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर जो हैं वो स्पीसीज में सबसे ज्यादा होता है, फिर जीनस में कम हो गया, फिर फैमिली और कम हो गया, और ऊपर चढ़िएगा ऑर्डर तो और कम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर। यहाँ देखिए, सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कॉम्पेयर टू जीनीरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। समझ में आई बात? मतलब जैसे जैसे आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हो, जो सिमिलर कैरेक्टर्स का जो संख्या होता है वो घटता चला जाता है, ठीक है। So plant families like Convolvulaceae, Solanaceae, they are included in the order Polymoniales, mainly based on floral characters। अब हम आपको यहाँ पे पहले ही आपको बताया जा चुका था कि जो ये हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होते हैं, इनका जो बेसिस होता है वो एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है।
अब आपको यहाँ पे एक एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स आपको दिया है एग्जाम्पल, फ्लोरल कैरेक्टर्स, मतलब उसका फ्लोरल फीचर्स कैसा दिख रहा है, उस आधार पे इसको क्या किया, इनको एक ऑर्डर में डाल दिया, इन जो कन्वोल्व्युलेसी और सोलानेसी को उठा के पोलिमोनियल्स में डाल दिया। तो दिस इज एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब आप नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स एक 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 दो मतलब लिस्ट को अब आप ये नहीं कर रहे हो, स्टडी नहीं कर रहे हो कि ये इधर है, ये इधर आएगा, ये फीचर इधर आएगा, ये उधर आएगा, मतलब जो आपका पहला तीन में था नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, अब यहाँ पे क्या है, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आपने फ्लोरल फीचर्स में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे 10-12 ठो, एंड्रोइसियम कैसा है, जेनोइसियम कैसा है, कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसा बनता है, इस टाइप से मतलब बहुत सारे फीचर्स स्टडी किए होंगे उन लोगों को। तो एक टोटल बेसिस आपका फ्लोरल कैरेक्टर में आपके हो सकते हैं 20-25 कैरेक्टर्स हो, उस आधार पे आप क्या करते हो कि फैमिलीज को ऑर्डर अलॉट कर देते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप फेलिडी और कैंसिडी है, ये कैट और डॉग फैमिली दोनों को उठा के आपने क्या किया, ऑर्डर कार्निवोरा में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो कार्निवोरस है। ठीक है, मांस खाता है, कार्निवोरस है। तो आप इन दोनों को एक एग्रीगेट है कैरेक्टर्स, मतलब अब इस कार्निवोरस में बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, 25-30 कैरेक्टर होगा कि नाखून बड़े बड़े होने चाहिए, जो दांतों का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चीड़ फाड़ वाले दांत ज्यादा होने चाहिए, मतलब इस टाइप का मैं बता रहा हूं आपको, जो कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं कार्निवोरस में। ठीक है, उनमें 1 मिनट से 2 मिनट तक तेज दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि तब ना वो प्रे को पकड़ेगा। इस हिसाब से एक एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के आधार पे आप उसको ऑर्डर में पुट करते हो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे समझना है आपको। ये ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर, ऑर्डर, ओके। जब ऑर्डर समझ में आ गया तो आगे क्लास, और ऊपर सीढ़ी चढ़िएगा तो आपको आएगा क्लास। सो दिस रैंक और कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, या बार बार समझ रहे हैं, स्पीसीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा के अंदर में आपको मंकी मिलेगा, गोरिल्ला मिलेगा, गिब्बन मिलेगा। ठीक है, अब इसको आपने क्या कर दिया, इसमें आपने आपने इसको प्लेस कर दिया मैमालिया क्लास में। ठीक है, अब दूसरे ऑर्डर भी हैं, जैसे कार्निवोरा है, उसमें आपको टाइगर मिल रहा है, कैट मिल रहा है, डॉग मिल रहा है। ठीक है, तो उसको भी उठा के आपने क्या किया, मैमालिया में डाल दिया। अब उसी तरह क्लास मैमालिया में बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। कहने का मतलब इट इज एन एग्रीगेट ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। Class is that taxonomic category which includes related orders। ठीक है, और नंबर ऑफ जो सिमिलर कैरेक्टर्स होगा क्या होगा, और घट जाएगा, क्योंकि आप सीढ़ी में क्लासिफिकेशन, सीढ़ी में आप एक स्टेप ऊपर चल गए। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। अब इसके बाद आता है आपका, क्लास के बाद आता है फाइलम। So classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. All these based on common features like presence of notochord, dorsal hollow neural system. They are included in the phylum Chordata. So in case of plants, classes with few similar characters are assigned to a higher category called division. तो plant में हम लोग division बोलते हैं, animal में हम लोग उसको phylum बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये आपको समझना है। और दूसरा क्या है, रिलेटेड क्लासेस। तो फाइलम इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक विच कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड क्लासेस, क्योंकि एक स्टेप ऊपर है ये। ठीक है, तो फाइलम के अंदर आपको बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ जो कॉमन फीचर्स है वो और कम हो गया, मतलब इक्का दुक्का फीचर्स होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देख लो, कॉर्डेटा में 3-4 फीचर्स है, वो आपको के आधार पे आप उसको कॉर्डेटा में डालते हो, जैसे कि नोटोकोड होना चाहिए। ठीक है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको बाद में बताया जाएगा जब आप फाइलम कॉर्डेटा पढ़िएगा तब। ठीक है, 4th चैप्टर में। तो कहने का मतलब नोटोकोड है, न्यूरल सिस्टम है, तो चलो भैया इसको डाल देते कॉर्डेटा में।
ठीक है, तो कहने का मतलब है जो नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स हैं वो और घट गया, दो चार ही बचे। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम जब स्पीशीज से ऊपर चढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल सिमिलर कैरेक्टर जो है वो घटता चला जाता है। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे समझना है। क्लास और फाइलम समझ में आया? क्लास फाइलम, हेलो। ठीक है, जब क्लास फाइलम समझ में आ गया तो उससे ऊपर जाइएगा तो जो सबसे सुपर कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी है, उसको हम लोग किंगडम बोलते हैं। तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, अब चूंकि रिलेटेड फाइला विल बी पुट इन द किंगडम, तो उसको हम लोग बोलेंगे किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, उसी तरह प्लांट की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो प्लांटी के अंदर सारे प्लांट आ जाएंगे। हाँ, और इस किंगडम के अंदर प्लांट के बहुत सारे डिवीजन होंगे जो कि आप बॉटनी में पढ़ते हो। तो बेसिकली दो किंगडम आपके पास है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसी को हम लोग एनिमेलिया और प्लांटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिगर 1.1 समझने का प्रयास करो, यही चीज आपको बार बार मैं बताने का प्रयास कर रहा था। दिस फिगर shows the taxonomic category showing hierarchical arrangement in ascending order। बढ़ते हुए क्रम में आप देख रहे हो कि सीढ़ियां चढ़ रहे हैं आप क्लासिफिकेशन के। तो सबसे लोएस्ट सीढ़ी पे आपको स्पीशीज है, इसमें नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेबल सिमिलर कैरेक्टर्स वो सबसे ज्यादा होगा, तो हम इसको क्या किए हैं, ज्यादा है। अब आप सीढ़ी में गए तो दिस जीनस इज aggregate of related species, number of observable characters, similar characters will decrease. Then you move on to the next family, families of related genuses, again number of observable similar characters decreases। और ऊपर जाइए, related family put in same order, related orders put in same class, related classes put in phylum for animalia and division for plantae, and related phylums put in the broad kingdom which can be animalia और plantae। तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सिमिलर कैरेक्टर्स होता है, वो घटता चला जाता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछेगा इस डायग्राम से, फिगर 1.1 से, विच इज द हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, विच इज द लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज। बीच में से कोई तीन चार पुट करके दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि बताइए। कभी कभी क्वेश्चन ऑर्डर में सजाने पूछ देता है, चार ठो दे देगा और पूछेगा ऑर्डर में सजाइए। तो आपको ये बेसिकली फिगर 1.1 याद होना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है, ये ऑर्डर क्या है। ठीक है, so the taxonomic categories from species to kingdom has been shown in ascending order starting with species in figure 1.1। these are broad categories, however taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। अब ये चीज आपको समझना है कि आपकी किताब में इतना चीज दिया हुआ है, सिर्फ स्पीशीज है, जीनसेस है, फैमिली है, ऑर्डर है। अब इसके बीच में भी आपको सब स्पीशीज मिल सकता है, सब जीनस मिल सकता है, सब फैमिली मिल सकता है, सब ऑर्डर मिल सकता है, मतलब फर्दर सब कैटेगरीज भी है। ठीक है, तो जब कोई जूलॉजी पढ़ता है डीप में तो उसको वो सब सारी चीजें भी पढ़नी पड़ती है। अगर कोई बॉटनी पढ़ता है, बॉटनी में बीएससी एमएससी पीएचडी करता है, तो उसको वो सब सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो सब कैटेगरीज उनको पढ़ना पड़ेगा। So looking at this hierarchy in figure 1.1, can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go from higher, from species to kingdom, number of common characteristics goes on decreasing। तो यही चीज हम बार बार आपको बता रहे थे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो, स्पीशीज से जब किंगडम की तरफ जाते हो, तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिमिलैरिटीज जो है, वो क्या होता है, घटता चला जाता है। इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। यही चीज मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा था और यही इस चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो लोएस्ट टैक्सॉन में सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन स्टेयरकेस पे ऊपर चढ़ते चले जाते हैं तो हाईएस्ट कैटेगरी में वो सबसे कम पाया जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी द लीस्ट इन किंगडम। So lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share। इसका मतलब यही हुआ कि जब आप स्पीशीज की बात करते हैं तो उनके जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में जो रिलेशंस है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो ज्यादा सिमिलर होंगे। तो जितना ज्यादा टैक्सा नीचे है उतना ज्यादा सिमिलैरिटी ज्यादा है मेंबर्स के बीच में। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, हायर द कैटेगरी
greater is the difficulty of determining the relationship to other tags at the same level. और जैसे जैसे हम ऊपर कैटेगरी में मूव कर रहे हैं, तो जो रिलेशनशिप होता है एक ही लेवल पे, मान लिया अगर आपको जैसे जीनसेस हैं, हाँ, दो जीनसेस हैं, अब दो जीनसेस में कैरेक्टर्स तो अलग अलग हैं, तभी ना दो जीनस दिया। अब फाइलम में अगर मान लीजिए दो अलग अलग फैमिली डाल दिया है, तो उन फैमिलीज में कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, कैटेगरी आपकी ऊपर चली जाती है, तो जो डिफिकल्टी एक अराइज होगा कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है एट द सेम लेवल। क्यों? क्योंकि इसको इस तरीके से समझिए। अब आप मान लिया आपने फैमिली का ही बात किया, ठीक है, फैमिली वन, दो फैमिली, टू, ठीक है, बहुत सारे फैमिलीज हो सकते हैं, ठीक है। अब इस फैमिलीज के अंदर भी बहुत सारे यार जीनसेस आएंगे आपके, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आ रहा है आपका जीनसेस आ रहा है। अब जब एक ही मान लीजिए फैमिली वाले के पे आप, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड है, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड है, दो अलग अलग फैमिली में, तो उसका रिलेशनशिप डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा होंगे। अगर एक ही फैमिली के दो जीनसेस में अगर आप ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, तो उनमें कैरेक्टर्स बढ़ जाएगा। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। यही चीज आपको समझना है। क्योंकि चूंकि हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पे जब हम लोग करते हैं, तो टिल आपका क्या है, स्पीसीज, जीनस, ठीक है। तो यहां तक आपको देखा गया था, ऑर्डर के पहले तक, फैमिली तक आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को क्लब कर रहे थे, और नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पे आप डिसाइड कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जैसे आप ऑर्डर, क्लास, फैमिली और फाइलम और किंगडम पे आते हो, तो आप एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी करते हो, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, जैसे आप फ्लोरल कैरेक्टर स्टडी कर लिया, ठीक है, ओके, कार्निवोरस कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स में स्टडी कर लिया, और आपने उसको एक ऑर्डर में डाल दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा जैसे जैसे आप कैटेगरी ऊपर मूव कर रहे हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स सेम टैक्सॉन पे अलग अलग फैमिलीज या अलग अलग से ऑर्डर में अगर मौजूद हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप को एसरटेन करना आसान नहीं होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ये चीज समझ में आई बात? ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझना बेहद जरूरी है। हेलो? ये दो चीज समझ में आया, असेंडिंग ऑर्डर, स्पीशीज से लेके आपका किंगडम तक, और ये ऑर्डर समझ में आया, किस तरीके से नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स स्पीसीज में ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे कम होता चला जाएगा, ठीक है, चीजें और कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। क्योंकि फैमिली के बाद आप एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की बात नहीं करते, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स की बात नहीं करते, आप एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? हेलो? यस और नो? हेलो? ओके, जब ये आपको समझ में आ गया है, तो टेबल 1.1 अब आप समझिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, नीट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, क्वेश्चंस पूछते हैं। अब यहाँ पे समराइज कर दिया बेसिकली, अब आप समझिए, तो ये चीज समराइज है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। जैसे मैन, ठीक है, पहला शब्द देखिए मैन, तो मैन का साइंटिफिक नाम, बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस। अब इसमें होमो शब्द क्या है, जीनस है, सेपियंस क्या है, स्पीशीज है, ठीक है। फैमिली किस में रखेंगे, अब इसको होमिनिडी में रखेंगे, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछेगा। ऑर्डर किस में रखेंगे, प्राइमेटा में,
क्लास क्या है ह्यूमंस का? मैमेलिया। और फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। ठीक है, तो कुछ भी यहां से पूछ देता है इस टेबल से उठा के कि मैन का ऑर्डर बताइए, मैन का क्लास बताइए, मैन का फैमिली बताइए। ठीक है, उसी तरह हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका। तो मुस्का हो गया जीनस, डोमेस्टिका हो गया स्पीशीज, फैमिली हो गया मुस्सीडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, इंसेक्ट में है, और ये फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं ये वाला पूछते हैं, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, गोल कर देता हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ जो पूछा जाता है वो मैं अंडरलाइन कर गोल कर देता हूँ। नॉर्मली जो क्वेश्चन ये लोग पूछता है कि हाउस फ्लाई का ऑर्डर बताइए डिप्टेरा। ठीक है, उसी तरह आइए मैंगो, तो मैंगो मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा जीनस हो गया, इंडिका आपका स्पीसीज हो गया, फैमिली जो है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर जो है सेपिनडेल्स, और क्लास हो गया डाइकॉट है तो डाइकॉटिलेडनी, और ये डिवीजन हो गया इसका एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये प्लांट है इसलिए डिवीजन। उसी तरह वीट आइए, तो वीट होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम हो गया जीनस, एस्टिवम हो गया स्पीशीज, ये आपका फैमिली होता है पोएसी, ऑर्डर हो गया पोएल्स, ये मोनोकॉट है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉटिलेडनी, और ये डिवीजन इसका है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इसमें से मैंगो का ये भी पूछ सकते हैं और ये सैपिनडेल्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है जो मैंने सर्कल किया है वो नॉर्मली एग्जाम में लोग पूछता है, लेकिन आपको टोटल टेबल ही याद होना चाहिए, कहीं से भी भूलना नहीं है। ठीक है, ये टेबल जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है फर्स्ट चैप्टर से, और हर एक साल क्वेश्चन तो नहीं पूछता है इस चैप्टर से, अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एक साल आएगा तो दूसरे साल स्किप कर देंगे, फिर तीसरे साल आएगा, जैसे पिछले साल इन लोगों ने पूछा नहीं था तो इस साल ये जरूर क्वेश्चन पूछेंगे इस चैप्टर से। तो ये टेबल 1.1 आपको समझ में आया, बेसिकली वो याद रखने का है। टेबल 1.1 कहने का मतलब ये जो चारों ऑर्गेनिज्म है उसका आपको सारा चीज पता होना चाहिए कि उनका रैंक क्या है। ठीक है, हेलो, 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 हेलो। ठीक है, तो जब ये समझ आया तो लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। कहने का मतलब टैक्सोनॉमिकल का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब हेल्प, मतलब जिसकी मदद से आप पता कीजिएगा। एड, एड मतलब हेल्प। So taxonomic studies of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in general knowing our bioresource and diversity. तो जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे जंगलों में, चाहे वो फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, फ्लोरा मतलब प्लांट रिलेटेड, फाउना मतलब एनिमल रिलेटेड। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फाउना की जो डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करने के लिए हमको एड्स की जरूरत पड़ती है, टैक्सोनॉमिकल एड्स की। So these studies would require correct classification, identification of organisms, और अगर मान लेता है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लेबोरेटरी में काम करना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको तितली का ही बहुत सारा स्पीशीज आपको पकड़ना है, ठीक है, तो आपको फील्ड में जाके पकड़ना होगा ना, फिर आपको लेबोरेटरी में स्टडी करना पड़ेगा कौन क्या है कैसा है। So the collection of actual specimen of plants and animal species is essential. आप फील्ड में जाओगे, प्लांट और एनिमल स्पीशीज को कलेक्ट करके लाओगे, तो ये जो कलेक्शन वाला पार्ट है
ये इसेंशियल और प्राइमरी पार्ट है टैक्सोनॉमिक स्टडीज का, क्योंकि वो किसी के भरोसे आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज का प्राइमरी सोर्स क्या है? तो क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन जो कि आप एक्चुअल स्पेसिमेन प्लांट या फिर एनिमल्स का कलेक्ट करके लाते हो लैब में। ठीक है, so these are also fundamental to studies and essential for training and systematics। तो जब आपने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, उसको जब भी आप स्टूडेंट जाता है, जैसे बायोलॉजी क्लास में जाइएगा तो स्पेसिमेन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बायोलॉजी लैब में जाके, वो दिखाती है टीचर, ये है, ये एक्स वाई जेड इंसेक्ट है, ये एक्स वाई जेड सांप है, इस टाइप से दिखाते हैं वो। ठीक है, तो ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So it is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen। क्योंकि आप जब स्पेसिमेन उठाते हो तो उस स्पेसिमेन जो बॉक्स है या फिर स्पेसिमेन जो शीशा है, उस पर सब चीज लिखा होता है। ठीक है, एवरीथिंग, कि कब उसको कलेक्ट किया गया, कौन कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, साइंटिफिक नाम क्या है, फैमिली वैमिली, ये सब सब चीज एक स्टिकर पे चिपकाया हुआ होता है। ठीक है, सो इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज। और यही चीज आपको बायोलॉजी लैब जो स्कूल में है, अगर आपके लैब स्कूल में है तो आप जाके देख सकते हो जब लॉकडाउन खुलेगा तो। ठीक है, तो फ्यूचर स्टडीज में वो काम आता है। ठीक है, so this is important। So biologists have established certain procedures, techniques to store and preserve the information as well as the specimen, and some of these are explained to help you understand the usage of this aid। तो कहने का मतलब, जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो गए, फील्ड स्टडी किया, वहां से एक्चुअल स्पेसिमेन जो है सांप बिच्छू या जो भी वो कलेक्ट करना चाहता है वो कलेक्ट करके लाएगा, उसको एक सीसी जार में बंद करेगा, फिर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालेगा ताकि वो सड़े गले नहीं। ठीक है, उसके बाद उस सीसी के ऊपर में उसका पूरा साइंटिफिक नाम, कॉमन नाम, कौन को पकड़ के लाया, कब पकड़ के लाया, उसका हाइट लेंथ, ये सब जो भी डेटा जो आपको लगता है कि फ्यूचर में काम आएगा, वो सब सारा जार पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि जब जो कोई आदमी उसको उठाएगा उस जार को, तो वो देख सकता है यार ये है। ठीक है, मान लीजिए नाग सांप है, तो नाजा नाजा है, चलो ये यहाँ से उठाया गया, इस दिन लाया गया, मतलब इतने दिन से ये इस जार में है, तो एक आइडिया मिल जाता है। तो फ्यूचर स्टडीज में इसको मदद मिलता है। तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स में के रूप में यूज किया जाता है, जैसे हर्बेरियम। अभी तक आपको समझ में आया टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब? टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब समझ आया? हेलो, टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब समझ में आया? हेलो, हेलो, हेलो। ओके, टैक्सोनॉमिकल एड का आपको मतलब समझ में आ गया। तो अब इसी में सबसे पहला जो लिस्ट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। शायद आप लोग स्कूल में बनाए होंगे हर्बेरियम। तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। तो हर्बेरियम शीट मिलता है बाजारों में। ठीक है, और उस शीट में क्या करते हैं आप, गार्डन जाते हैं, नॉर्मली बोला जाता है कि जाइए अपने लोकल एरिया के गार्डन, नेबरहुड के गार्डन में जाइए और प्लांट स्पेसिमेन जो है, जितने भी पौधे दिख रहे हैं छोटे बड़े सबका लीफ कलेक्ट कीजिए, उसको ड्राई कीजिए, उसको प्रिजर्व कीजिए और उसको उस शीट में दबा के रखिए। तो जब आप दबा के रखिएगा तो महीने भर के बाद क्या होगा ना, वो पूरा उसमें चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको नाम वाम के साथ आप उसको एक्चुअली में हम लोग रखते थे। और बाद में जब भी कोई इसको उठा के देखेगा तो बोलेगा हाँ चलो यार ये आम का है, ये अमरूद है, ये नीम है। तो आइडेंटिफिकेशन में आसानी से मदद मिलता है। तो ये हार्बेरियम एक तरह का टैक्सोनॉमिकल एड है। तो फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है,
तो मान लिया आपको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि सब जगह वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है हार्बेरियम बनाने के लिए। ठीक है, so these specimen along with the descriptions on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए फिगर 1.2 में हर्बेरियम शोइंग स्टोर, इस तरह का आपको लाइब्रेरी मिलेगा जहाँ पे हर्बेरियम थक्का बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो बड़े बड़े जो फॉरेस्ट वाले लैब्स होते हैं फॉरेस्ट्री के, वहां पे इस तरह का हर्बेरियम आपको काफी मिलेगा जहाँ पे आपको स्टोर्ड स्पेसिमेन है, ताकि कोई भी बाहर का आदमी आकर उसको यूज कर सके, सीख सके कि क्या है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दिस क्वेश्चन, तो इसको मैंने येलो कलर से ये कर दिया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि हार्बेरियम शीट तो है, चलो मान लिया, लेकिन उस पे क्या क्या लेबल पे क्या क्या लिखा हुआ रहता है, क्या इंफॉर्मेशन है। तो द हार्बेरियम शीट्स आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ कलेक्शन, मतलब किस दिन आपने कलेक्ट किया उस प्लांट स्पेसिमेन को, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से कलेक्ट किया, किस जगह का नाम लिखिए, उसका अंग्रेजी नाम क्या है, लोकल वर्नैकुलर नेम क्या है, उसका साइंटिफिक बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, किसने कलेक्ट किया, तो कलेक्टर्स नेम भी चाहिए। ये सब सारी चीजें वहां होती हैं। ठीक है, सो हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी। कहने का मतलब अगर एक किसी जंगल वाले इलाके में गए हम, मान लीजिए पटमदा गए, वहां का अगर मेरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम बोले कि यहाँ पे कितने अ, ये हैं प्लांट्स हैं, तो वो बोलेगा ठीक है चलिए आप मेरे लाइब्रेरी में चलिए, यहाँ हार्बेरियम है, निकाल के पढ़ते रहिए सारे स्टोर्ड स्पेसिमेन जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है। तो आप पूरे दिन भर बैठ के आपको पता लग जाएगा कि पटमदा में कौन कौन पौधा कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो हार्बेरियम इज दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसको स्कूल लेवल में प्रैक्टिस भी कराया जाता है, 11th क्लास में हार्बेरियम बनाना सिखाया जाता है बेसिकली। ठीक है, हार्बेरियम समझ में आया? हेलो, हार्बेरियम, हार्बेरियम, हेलो, हेलो, हार्बेरियम समझ में आया, यस और नो? ठीक है, काफी आसान है हार्बेरियम समझना। अब उसके बाद दूसरा है बोटेनिकल गार्डन। कभी घूमे होंगे आप लोग बोटेनिकल गार्डन जाके? तो दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ठीक है, आप जब गार्डन जाइएगा तो वहां पे पौधा स्पेसिमेन के रूप में चिपका हुआ कागज में मिलता नहीं है, वो क्या है, लिविंग प्लांट आप देखते हो। जैसे आप गार्डन जाइए, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क है या बोटेनिकल गार्डन, आप जो भी पौधा लगा है वो लिविंग है। So these plant specimens in the gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled। हर एक प्लांट पे आप, जैसे आप टाटा जूलॉजिकल गार्डन भी जाइएगा ना, तो वहां पे भी आप देखिएगा हर एक पौधा जो लिखा हुआ है उसमें आप देखिएगा बोटानिकल नेम और फैमिली लिखा रहता है, और किस दिन वो पौधा ग्रो किया है, मतलब लगाया गया है, उस दिन का डेट भी लिखा रहता है, और किस बंदे ने उसको रोपा है। रतन टाटा ने रोपा तो रतन टाटा का नाम लिखा रहेगा। कार्ल स्लिम ने अगर पौधे को लगा, कार्ल, तो आप देखे होंगे। तो दीज आर बोटानिकल गार्डन। अब इंडिया में जो बोटानिकल गार्डन है ये आपको एग्जाम में पूछता है कि नेम फ्यू बोटानिकल गार्डन्स इन इंडिया। सो दिस इज द एग्जामिनेशन थिंग जो कि नीट वाले लोग पूछते हैं, तो यू शुड बाय हार्ट दिस। सो द फेमस बोटानिकल गार्डन्स आर क्यू। क्यू वाला बोटानिकल गार्डन कहाँ, इंग्लैंड में है। फिर इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ, हावड़ा, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनबीआरआई कहाँ है, लखनऊ। तो ये जो एनबीआरआई है ये पूछता है। ठीक है, because this is an institution, research institution, so they ask NBRI is located at which place of India? Lucknow. इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा। क्यू गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बोटानिकल गार्डन कहाँ है। अब नेक्स्ट चलते हैं म्यूजियम। तो ये आप कभी कलकत्ता उलकत्ता गए होंगे, बड़े शहरों में होता है, पता नहीं इंडिया मतलब जमशेदपुर में है कि नहीं, कोई म्यूजियम होगा ही। ठीक है, तो म्यूजियम जाके घूमिएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या है म्यूजियम एक्चुअली। So biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges। एक छोटा म्यूजियम तो आपको अपने स्कूल में मिल सकता है, कॉलेज में मिल सकता है।
तो म्यूजियम में है क्या? म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब आप बायोलॉजी के लैब में जाइएगा तो वहाँ पे जार्स में बहुत सारे इंसेक्ट, सांप, इस टाइप के एनिमल्स और प्लांट स्पेसिमेंस को लोग प्रिजर्वेटिव्स में रखता है ताकि आप स्टडी कर सके, उसको रेफर कर सके। अब मैंने आपको एक चीज ये भी बताया कि जो जार्स या कंटेनर्स में जो रखते हैं स्पेसिमेंस को, वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होता है आपका, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 40% फॉर्मल्डिहाइड प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। तो ये आपसे पूछेगा कि जो प्रिजर्वेटिव है उसका नाम बताइए, तो फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड ड्राई स्पेसिमेंस, ठीक है। अब जैसे पत्ता पत्ता को आप सुखा देंगे तो ड्राई स्पेसिमेन हो गया। अगर आप उसको प्रिजर्वेटिव में रख रहे हैं तो वो उस टाइप से स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इंसेक्ट को रखना है तो इंसेक्ट को आप क्यों खर्चा कीजिएगा प्रिजर्वेटिव, तो उसको आप ऐसे ड्राई होने दीजिएगा, ठीक है। तो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है। तो इंसेक्ट को आपने क्या किया, छोटा सा बॉक्स आता है जिसमें आप ये सब तिलचट्टा और ये सब को रखते हो। तो आपने उसको कलेक्ट किया, उसको जान से मारा, किल किया, और उसके बाद उसको क्या किया, पिन रहता है, पिन से आप उसको बॉक्स में स्टिच कर देते हो, ठीक है। और फिर आप फ्यूचर रेफरेंस में आप उसको स्टडी कर सकते हो। अब जैसे मान लिया कि जैसे बड़ा जैसे पैरट है, तो पैरट को आप क्या करेंगे, उसको स्टफ करेंगे कॉटन वॉटन से और उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। या फिर मान लीजिए कोई मैमल्स है जैसे कि रैट हो गया, कैट हो गया, इस टाइप से, तो आप उसको स्टफ करके रखते हैं। तो म्यूजियम्स ऑफ्टन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स आल्सो, ठीक है। तो कुछ कुछ म्यूजियम्स जो हैं हड्डियों का ढांचा भी रखता है, स्केलेटन भी रखता है। जैसे ह्यूमन स्केलेटन भी आपको स्कूल में मिल जाएगा या फिर मेडिकल कॉलेजेस में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपकी आपको मिलता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन जो पूछता है वो आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो स्पेसिमेंस है वो कौन से प्रिजर्वेटिव में रखता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा जो सवाल ये लोग ये भी पूछते हैं कि ड्राई स्पेसिमेंस के रूप में किस किस को रख सकते हैं। तो दोनों, प्लांट और एनिमल दोनों को रख सकते हैं आप। इंसेक्ट्स को कैसे आप प्रिजर्व करेंगे, तो इंसेक्ट्स को आप इंसेक्ट बॉक्सेस में रखते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं और उसके बाद उसको पिन करके रखते हैं। जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनको आप स्टफ करते हैं कॉटन से और उसको फिर प्रिजर्व करके रखते हैं। स्केलेटन्स कहाँ मिलता है, मतलब विच टेक्सोनोमिकल एड कंटेन्स स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो टैक्सोनॉमिकल एड इज म्यूजियम, जहां पे आपको स्केलेटन मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो कि आपको समझना था। तो बॉटेनिकल गार्डन और म्यूजियम में कुछ चीज ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया। बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो। हेलो। बॉटेनिकल गार्डन एंड म्यूजियम, कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो। हेलो।
अभी सुनाई दे रहा है? हेलो? हेलो? सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? हेलो? 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 सुनाई दे रही है अभी? ओके, मैं आपको यही बता रहा था। बोटानिकल गार्डन पहले बताया, हर्बेरियम आपको समझ में आ गया था। बोटानिकल गार्डन का मतलब क्या होता है कि आप उस गार्डन में लिविंग प्लांट्स रहेगा आपका। लिविंग प्लांट्स मतलब स्पेसिमेंस नहीं है वो। जैसे आप गार्डन जाइए, गार्डन में आप देखते हैं ना सब तरह का पेड़ लगा हुआ रहता है, तो वो एक्चुअली है क्या, जब आप बोटानिकल गार्डन जाइएगा तो वहाँ खासियत यही चीज है कि आपको हर एक पेड़ के नीचे आपको एक तख्ता लगा हुआ रहता है। उस तख्ते पे आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है। पेड़ का नाम, कॉमन नाम, ठीक है, इंग्लिश नाम भी दिया रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंगो है तो मैंगो लिखा रहेगा। आम, उसको हिंदी में बोलते तो आम लिखा रहेगा। मैंजीफेरा इंडिका तो मैंजीफेरा इंडिका लिखा रहेगा। फैमिली एनाकार्डियेसी तो वो लिखा रहेगा। ठीक है, और किस बंदे ने उस पौधे को वहां लगाया था उसका नाम लिखा रहता है और डेट लिखा रहता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको बोटेनिकल गार्डन में मिलती हैं। अब जब आप ये बोटेनिकल गार्डन जो है क्यू इंग्लैंड में, या इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जाइएगा, या कभी जाने का मौका मिला तो जाके देखिए, यहाँ बहुत सारे पौधे होंगे। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा एड है आपका म्यूजियम। तो ये जो म्यूजियम होता है, बड़ा म्यूजियम होता है, जो आप बड़े बड़े नेशनल म्यूजियम जैसे दिल्ली में है, कोलकाता में म्यूजियम है, जो बड़े बड़े शहरों में आप जाइएगा तो म्यूजियम आपको मिलेंगे जिसमें बहुत सारे रेफरेंसेस के लिए आइटम्स रखे होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सो ऑन। लेकिन जो अगर छोटा प्रारूप आपको देखना है, मॉडल देखना है म्यूजियम का, तो आप स्कूल्स और कॉलेजेस में, खासकर अपने स्कूल में आप जाकर देख सकते हैं, जो बायोलॉजिकल लैब होता है। तो जब आप बायोलॉजिकल लैब में जाइएगा तो वहां देखिएगा कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स जार के अंदर आपको ऑर्गेनिजम्स रखे हुए रहेंगे। ठीक है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको आप, हम लोग क्या करते हैं कि जार्स में रखते हैं। अब उस जार के ऊपर हम सारा चीज डेट मतलब लिखेंगे स्टिकर के ऊपर कि वो क्या है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है। ठीक है, जो भी ऑर्डर, फैमिली जो भी है उसका, जीनस, सब चीज लिखा रहेगा। उसका डेट ऑफ कलेक्शन भी लिखा रहेगा, कौन कलेक्ट किया, वो सब सारा चीज लिखा रहता है। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि जो प्रिजर्वेटिव्स है वो क्या है। तो हमने आपको पहले ही बोला फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन है 40%। ठीक है। अब ये दूसरा एक और पॉइंट है कि प्लांट और जो एनिमल स्पेसिमेंस है उसको आप ड्राई फॉर्म में भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको लिक्विड प्रिजर्वेटिव में आप रख रहे हैं, उसको आप ड्राई फॉर्म में भी रख सकते हो। जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, तो इंसेक्ट्स क्या है, उसको आप कैच करते हो। जैसे मान लीजिए आप तेलचट्टा तेलचट्टा आपने लिया, उसको आपने किल किया, और उसके बाद आपने उसको इंसेक्ट बॉक्स में पिन करके रख दिया, तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, 2 साल 10 साल के बाद भी वैसे ही दिखेगा। ठीक है। जो बड़े एनिमल्स हैं, जैसे कि मान लिया आपने पैरट वैरट हो गया, या फिर ये पिजन हो गया, तो ये इसको इसको भी आप क्या करते हो कि स्टफ करके, कॉटन वाला स्टफिंग करके आप रखते हो। और नॉर्मली क्या है, म्यूजियम्स जो है, न्यू म्यूजियम्स में आपको स्केलेटन्स भी मिलेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है वन ऑफ द कॉमन फीचर्स है जो आपको मेडिकल कॉलेजेस में मिलता है। ठीक है। और तो और, जैसे मान लीजिए स्किन है, उसको भी म्यूजियम में रखते हैं, जैसे कि चीता का, शेर का खाल, बाघ का खाल। ठीक है। उसके बाद जैसे हाथी, हाथी का जो ट्रंक होता है वो आपको मिलेगा, जो दांत होता है वो मिलेगा। कहने का मतलब स्पेसिमेन कुछ भी हो सकता है जो भी वैल्यू बेस्ड है। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। उसके बाद अब आती है जूलॉजिकल पार्क। तो ये टाटा जूलॉजिकल पार्क जाइए और देख लीजिए खुद ब खुद क्या है पार्क में। तो जूलॉजिकल पार्क का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट टू बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में आपको प्लांट स्पेसिमेन मिलते थे, लंबे लंबे लिविंग स्पेसिमेन। जूलॉजिकल पार्क में जाइएगा तो आपको लिविंग एनिमल्स मिलेंगे।
ठीक है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आप 1-2 किलोमीटर के दायरे में आप पार्क बना रहे हैं और आप उसमें खुला छोड़ दिए, चाहे वो जो भी है, जैसे यार डायग्राम में जो भी दिया हुआ है, आपका बत्तख दिया हुआ है, गेंडा दिया हुआ है, हाथी दिया हुआ है, बाघ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप टाटा जूलॉजिकल पार्क जाइए और देख लीजिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो आप वाइल्ड एनिमल्स को आप क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, खाना पीना सब ह्यूमन केयर होता है, और हम उनके बारे में समझ सकते हैं बिहेवियर क्या है। बट ये कैप्टिव बिहेवियर है, कैप्टिविटी में आप स्टडी करते हो तो उनका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एक आप जंगल में जाके आप शेर को देखोगे तो उसका रवैया कुछ और रहेगा, और एक आप जूलॉजिकल पार्क में शेर से इंटरेक्ट करोगे, दोनों में काफी अंतर रहता है। सो ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि जैसे जंगल में इन्वायरमेंट रहता है वैसे ही इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करेंगे इनको, ठीक है, इन एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क में। और बच्चे यहाँ जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, आप भी जाकर देखो टाटा जूलॉजिकल पार्क जो आपका साक्षी एरिया में है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं जूलॉजिकल पार्क में कि कैसे है क्या है। ठीक है, या अगर आप विजिट किए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जूलॉजिकल पार्क क्या है होता है। तो पार्क समझ में आया आपको? पार्क समझ में आया? यस और नो? जूलॉजिकल पार्क समझ में आया? चैट बॉक्स में यस और नो लिख सकते हैं आप। हेलो। ओके, अब ये जो बाकी का चैप्टर है हम लोग कल देखेंगे कि, और ये जो चारों टैक्सोनॉमिकल एड्स था आपका, बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम, एक बार और हम लोग रिवाइज करेंगे। और बाकी बचा लास्ट टॉपिक, वो है की, टैक्सोनॉमिकल की, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है, एनालिसिस कैसे करते हैं इसका, फ्लोरा क्या होता है, फाउना क्या होता है, मैनुअल्स क्या होता है, मोनोग्राफ्स क्या होता है, कैटालॉग्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर को हम समराइज कर देंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो हम आपको बता देंगे।